Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Aman Fatma. I'm just graduated from PU. I welcome all of you to my first video lecture. As this is the first video, I want to tell you that all the content which is present in this video is extracted from PTB book. Secondly, I'll teach you all the topics of biology, part 1 and part 2 biology. Um, if you want to get all the videos on regular basis, you have to be connected with me. I really hope that you will benefit from the information it provides to you. So, without any further delay, let's dive into the lecture where we will discuss biology chapter number 1, lecture number 1, Introduction to Biology. What is biology? It is basically a combination of two different Greek words. Bio means life and logos means study. So we can say that it is the study of life, or we can also say that it is a study of living organisms. आप लोगों को पता है कि लाइफ और लिविंग थिंग्स हम दोनों क्यों यूज़ कर रहे हैं, कि लाइफ लिविंग थिंग्स की ही होती है, ठीक है, तो इसलिए हम दोनों टर्म्स यूज़ कर सकते हैं. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज़ लाइफ? है तो बहुत कैजुअली यूज़ होने वाला वर्ड, लेकिन होता है ना कि बाज़ात हम एक लफ्ज़ बहुत ज़्यादा रूटीन में यूज़ करते हैं, लेकिन हमें उसको डिफ़ाइन करना नहीं आता. हमें पता नहीं होता, हमसे कोई पूछ ले कि वो क्या है, तो हम कैसे बताएं उसको कि वो क्या है. सो लाइफ भी एक ऐसा ही वर्ड है, राइट. साइंटिस्ट को भी पहले इसकी डेफिनेशन का नहीं पता था. दे वर वेरी कन्फ्यूज्ड कि व्हाट इज़ लाइफ. सो उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टडी किया इसको, बहुत ज़्यादा काम किया इस पे, और फाइनली उन्होंने ये रिजल्ट निकाला कि लाइफ इज़ अ सेट ऑफ करेक्टर्स. कौन से कैरेक्टर्स? दोज कैरेक्टर्स दैट डिस्टिंग्विश लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग डेड. लिविंग ऑर्गेनिज्म जब मर जाते हैं तो ऑब्वियसली फिर उनके अंदर वो सारे कैरेक्टर्स जो मौजूद हैं वो फंक्शन परफॉर्म तो नहीं हो रहे होते, हर चीज़ रुक जाती है, इसीलिए हम इसको नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के साथ कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है. अच्छा भी, अब वो सेट ऑफ कैरेक्टर्स असल में हैं कौन कौन से? नंबर 1 इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. इट मीन्स दैट कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सब के अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब वो सारे के सारे सेल्स से मिलकर बने हुए होते हैं. अब ये भी हो सकता है वो सिंगल सेल से मिलकर बना हुआ हो, मतलब यूनिसेलुलर हो, या फिर बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए हों, मल्टी सेलुलर हों, ठीक है. यूनिसेलुलर के अंदर सारे के सारे प्रोकैरियोट्स आ जाते हैं. प्रो का मतलब होता है पहले, और कैरियोट्स का वर्ड निकला है कैरियोन से, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस से पहले. सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर आते हैं जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनाइज नहीं होती, जिनके पास कोई डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नहीं होता, जिनके पास कोई स्पेशल कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होती है ऑर्गेनाइज के लिए. और इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है वो होती है बाइनरी फिशन के थ्रू, मतलब एक सेल डिवाइड करके दो सेल्स बनाएगा और वो इसी तरह से फर्दर डिवाइड करते जाएंगे और फर्दर सेल्स बनते जाएंगे, राइट. उसके अलावा कुछ यूकेरियोट्स भी यूनिसेलुलर के अंदर आते हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना वगैरह, ठीक है. तो जो प्रोकैरियोट्स हैं उनकी एग्जांपल में बैक्टीरिया, आर्किया वगैरह आएंगे, और जो यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स हैं उनके अंदर अमीबा, पैरामीशियम वगैरह आएंगे. जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, they are the organisms that are made up of millions trillions of cells, more than two cells, ठीक है. इनके अंदर सारे के सारे हायर ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं. यूकेरियोट्स आते हैं लाइक एनिमल्स, प्लांट्स, और जितने भी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है. अच्छा जनाब, ये तो होगी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात. नेक्स्ट पॉइंट है हेरिडिटी. इट इज़ द सेकेंड करेक्टर दैट इज प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. नॉन लिविंग में नहीं प्रेजेंट होता. हेरिडिटी क्या है कि सेट ऑफ जीन्स प्रेजेंट होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर. जीन्स क्या है? ये हेरिडिटी का यूनिट होता है. जीन्स असल में कैसी एंटिटी, ऐसा यूनिट है जो कि स्पेसिफिक करेक्टर्स को कैरी किए हुए होता है, इनकोड करता है डिफरेंट करेक्टर्स को, ठीक है. जैसे आपका आई कलर, हेयर कलर, स्किन कलर, आपके बालों की लेंथ कितनी होती है, मतलब हर कैरेक्टर जो आपके अंदर पाया जाता है ना, वो आपके कोई ना कोई जीन्स उसको कंट्रोल कर रही होती हैं, ठीक है. और वो जीन्स होती हैं वो पेरेंट्स या ऑफ स्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र भी हो जाती हैं.
इसीलिए तो बच्चों के कुछ करेक्टर्स उनकी मदर से, कुछ उनके फादर से या उनके एंसेस्टर्स से मिलते जुलते होते हैं। थर्ड कैरेक्टर इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो है वो एक बड़ी टर्म है जिसके अंदर आती है कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। सो कैटाबॉलिज्म एक ऐसा पाथवे है, एक ऐसा मेटाबॉलिक पाथवे है जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टूट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जब एक चीज़ टूटती है तो उसके अंदर से एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस जो हो रहे होते हैं ना, ये कैटाबॉलिज्म के अंदर आते हैं। ठीक है जनाब। अच्छा, अब एनाबॉलिज्म सेकेंड प्रोसेस है जो वो भी एक मेटाबॉलिक पाथवे है, और उसके अंदर क्या होता है कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और वो एनर्जी को यूज़ करते हैं। जिस तरह हमारे अंदर जो रेप्लिकेशन का, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो रहा होता है ना, इस तरह के जितने प्रोसेसेस होते हैं सारे के सारे वो एनर्जी को यूज़ करते हैं। एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है, और एटीपी क्या है, एक एनर्जी करेंसी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, तो इस तरह से कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज होती है और एनाबॉलिज्म के अंदर एनर्जी को हम यूज़ करते हैं। हमारे डिफरेंट सेल्स जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं वो एनर्जी को कैरी कर रहे होते हैं, ले रहे होते हैं। ठीक है जनाब। कैटाबॉलिज्म के अंदर एग्जांपल्स आ जाती हैं क्रेब्स साइकिल की, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस जो होता है उसकी, फैटी एसिड्स की जो ब्रेकडाउन होती है उसकी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट करेक्टर इज ग्रोथ। मतलब कि आपको पता है ऑर्गेनिज्म पैदा ही तो नहीं बड़ा हो जाता, आप भी पहले बहुत छोटे होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर माइटोसिस का प्रोसेस होता रहता है। डिफरेंट डिवीजन्स होती हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर जिनकी वजह से उनका साइज इनलार्ज कर जाता है, वो बड़े हो जाते हैं, उनके ऑर्गन्स बड़े होते हैं, उनका साइज, हाइट इंक्रीज कर जाती है, ग्रोथ पैटर्न शो करते हैं वो। ठीक है, ये क्वालिटी नॉन लिविंग के अंदर नहीं पाई जाती है। आप एक चाय का कप टेबल पे रखें और उसको सदियों वहां पड़े रहने देना, उसे उतने का उतना ही रहना है। लेकिन अगर हम उसी के बरक्स किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो आप देखेंगे कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद उसकी ग्रोथ हुई होगी, पहले से ज़्यादा हुई होगी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। इट मीन्स दैट के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने ही जैसे और ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब पेरेंट्स से जिस तरह ऑफ स्प्रिंग्स बनते हैं, तो ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट इज होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस के अंदर क्या है कि जनाब जो हमारे अंदर वाटर और सॉल्ट की जो मेंटेनेंस होती है ना, वो होम्योस्टेसिस के अंदर आती है। हमारी बॉडी खुद को बाहर के टेम्परेचर के मुताबिक अडेप्ट करती है, खुद को सेट कर रही होती है। बाहर अगर ठंड है तो किस तरह हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है कि हम उस ठंड को ओवरकम कर सकें। हम क्या करते हैं, हम गर्म कपड़े पहन लेते हैं सर्दियों में, उससे हमें ठंड कम लगती है। फिर क्या होता है, कुछ वैसे भी कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, इसके बदले में एनर्जी रिलीज होती है बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा। ठीक है। और फिर क्या होता है, गूज बम्प्स बनते हैं। जिस तरह ये बाल खड़े हो जाते हैं, इनको गूज बम्प्स कहते हैं। तो ये जब बाल खड़े होते हैं ना, ये इंसुलेशन का काम करते हैं बॉडी पे, और इसकी वजह से भी हम ठंड को ओवरकम कर रहे होते हैं। सो ये वाले वो करेक्टर्स हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स असल में हैं कौन कौन से? फर्स्ट इज प्लांट्स, देन एनिमल्स, एंड द थर्ड वन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है। प्लांट्स का वर्ड जो है ना वो निकला है बुटैन से। बुटैन का मतलब ऐसे होता है गार्डन, तो गार्डन में भी तो ऑब्वियसली बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। सो प्लांट्स की जो स्टडी होती है उसको हम कहते हैं बॉटनी। एनिमल्स की स्टडी को हम कहते हैं जोलॉजी, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। राइट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बायोलॉजी की डिफरेंट फेमिलियर ब्रांचेस होती हैं उनको, किस तरह से कि ये ब्रांचेस, इनमें सबसे पहली ब्रांच है इकोलॉजी। इकोलॉजी के अंदर हम देखते हैं किस तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अपने इन्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप होता है। ठीक है। नेक्स्ट ब्रांच इज अबाउट एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो मतलब कि डेवलपमेंट, हमें पता है स्पर्म्स और एग्स फ्यूज करते हैं,
मेल्स की तरफ से स्पर्म आते हैं, फीमेल्स की तरफ से एग्स आते हैं, वो दोनों फ्यूज़ करते हैं, जाइगोट बनता है, जाइगोट के अंदर डिवीजन्स होती हैं और फिर एक एम्ब्रियो बनता है। अब ये जो सारे डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं ना, इसको हम किस ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं? एम्ब्रियोलॉजी के अंदर। थर्ड वन इज फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी, फिजियो का मतलब होता है फंक्शंस। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, उन सारे की सारों की डिटेल्ड डिस्कशन को हम किसके अंदर पढ़े होते हैं? फिजियोलॉजी के अंदर। देन देर इज़ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फो इज़ अबाउट शेप और फॉर्म, मतलब कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको हम मॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़ रहे होते हैं। उसके बाद है एनाटमी। एनाटमी के अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी और एनाटमी के अंदर ये एक्सटर्नल और इंटरनल का डिफरेंस ये होता है। देन देर इज पेलियो बॉटनी। पेलियो का मतलब होता है फोसिल्स। और फोसिल्स क्या होती हैं? ये जब ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, ये डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर, जब ये दब जाते हैं तो इनके अंदर वक्त के साथ साथ डिकम्पोजिशन होती रहती है, स्किन जो होती है वो ख़त्म हो जाती है और रहता क्या है? बाकी स्केलेटन वगैरह होती है, जो सारी की सारी रिमेन्स होती हैं ना किसी भी चीज़ की, ऑर्गेनिज्म की, इसको कहते हैं फॉसिल्स। ठीक है, हम इन फॉसिल्स के थ्रू किसी भी ऑर्गेनिज्म का पता चला सकते हैं, हम पता कर सकते हैं वो कितना पुराना था, उसकी जितनी भी हिस्ट्री होती है, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, उसका पता चला सकते हैं। सो ये सारी की सारी जो फॉसिल्स की स्टडी होती है इसको हम पढ़ते हैं पेलियोंटोलॉजी में। देन देर इज हिस्टोलॉजी। हिस्टो का मतलब होता है टिश्यूज। टिश्यूज क्या होते हैं? when similar cells, when a group of similar cells combine together to perform a similar function, that is called as tissue. ठीक है, डिफरेंट तरह के टिश्यू हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म होते हैं, डिफरेंट तरह के फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। उसके बाद आता है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में क्या, हम सारी की सारी अंसेस्ट्रल हिस्ट्री को स्टडी करते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं कि किस तरह डिसेंडेंट्स जो थे वो अपने अंसेस्टर्स से इवॉल्व हुए थे, उनके अंदर वक्त के साथ साथ क्या चेंजेस आई थी, किस तरह से उन्होंने खुद को उन चेंजेस के मुताबिक अडेप्ट किया था। वो सारी की सारी हिस्ट्री को एक टाइम स्केल के मुताबिक प्रॉपर एक सीक्वेंस के साथ जो हम स्टडी करते हैं ना, वो होती है एवोल्यूशन के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के अंदर हम हेरिडिटी को पढ़ते हैं। अगेन आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट हेरिडिटी। इसके अंदर हम जीन्स को स्टडी करते हैं, डिफरेंट करेक्टर्स को पढ़ते हैं, किस तरह वो ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से उनके ऑफ स्प्रिंग्स के अंदर। लास्ट वन इज जू जियोग्राफी। जू मीन्स एनिमल्स, जियो मीन्स अर्थ, और ग्राफी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो मतलब कि पूरे अर्थ प्लैनेट पे नेचर में जितनी भी एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो किस तरह से हुई हुई है, वो किन किन पार्ट्स में हुई हुई है, वो सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूशन को हम जू जियोग्राफी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा भी हमारी बुक के अंदर कुछ एडिशनल ब्रांचेस दी हुई हैं, जिनके अंदर सबसे पहली है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है? असल में ये ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं एट देयर मॉलिक्यूलर लेवल। हम देखते हैं कि सेल्स प्रेजेंट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती हैं। तो ये सारी की सारी जो डिस्कशन होती है ना, इसको मॉलिक्यूलर लेवल पे हम स्टडी करते हैं किस ब्रांच के अंडर? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंडर, राइट? So, we can say that it is a branch of biology that focuses on studying the structure, function and interactions of biological molecules within cells. ठीक है, इसके अंदर हम बहुत से बायोलॉजिकल प्रोसेस जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, इन सब को पढ़ते हैं। जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो एक्सप्लोर करते हैं कि किस तरह से जीन्स एक खुद को एक्सप्रेस करती हैं, किस तरह वो रेगुलेट होती हैं, किस तरह जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है, फिर वो ट्रांसलेशन होती है उसकी, और वो फंक्शनल प्रोटीन्स को बना देते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम बहुत सारी टेक्निक्स को पढ़ सकते हैं, जैसे कि जेनेटिक्स है, बायोकेमिस्ट्री है, बायोफिजिक्स है, माइक्रोबायोलॉजी है। तो ये सारी की सारी भी इसके अंदर कंसल्ट की जाती हैं। ठीक है, जेनेटिक्स और एवोल्यूशन या जितने भी डिजीज़ मैकेनिज़म्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं ना, उनकी एडवांसमेंट्स को भी हम इस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं। और हम देखते हैं कि किस तरह ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उनके सेल्स, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स या उनकी बॉडी किन किन मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनी हुई होती है।
तो इस सब को हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। सेकेंड ब्रांच इज एनवायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर हम देखते हैं किस तरह से ऑर्गेनिजम्स अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इंटर रिलेट करते हैं। अच्छा, अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इकोलॉजी और इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में डिफरेंस क्या हुआ भला। फिर तो अगर दोनों के अंदर हम इंटरेक्शन ही पढ़ रहे होते हैं तो उनका क्वेश्चन बिल्कुल बचा है। दोनों में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, लेकिन है तो है। अब वो डिफरेंस क्या है कि जो इकोलॉजी है ना, अब वो एक ब्रॉड टर्म है। ठीक है, ये एक ब्रॉड टर्म है, एक बड़ा डिसिप्लिन है जिसके अंदर हम ऑर्गेनिजम्स का उनके इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन देख रहे होते हैं। हम देखते हैं किस तरह से डिफरेंट स्पीशीज़ एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बना के रहती हैं, किस तरह से वो अपने बायोलॉजिकल फैक्टर्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं, जो फिजिकल बायोलॉजिकल फैक्टर्स के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे इकोसिस्टम का भी जिक्र आता है। तो इकोलॉजी, जैसा कि मैंने कहा, कि एक ब्रॉडर फील्ड है। ठीक है, लेकिन जो इकोसिस्टम है ना, उसके अंदर हम देखते हैं कि किसी स्पेसिफिक रीजन के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस तरह से अपने इन्वायरमेंट के साथ रिलेट करते हैं, रिलेशनशिप बना के रहते हैं। ठीक है, तो जो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है ना, वो इकोलॉजी से बहुत ज़्यादा रिलेट करती है, बट दे आर नॉट एग्जैक्टली द सेम टर्म्स। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी इज़ बेसिकली अ सब फील्ड ऑफ बायोलॉजी। ये स्पेसिफिकली किस चीज़ पर फोकस करती है कि किस तरह इन्वायरमेंटल फैक्टर्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे अपना इम्पैक्ट डालते हैं। ये हमें बताती है कि किस तरह ऑर्गेनिजम्स खुद को अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक अडेप्ट करते हैं, किस तरह वो इवॉल्व होते हैं वक्त के साथ साथ। फिर वो इन्वायरमेंट के अंदर जितनी भी चेंजेस आती हैं, जिस तरह क्लाइमेटिक चेंजेस हो सकती हैं, पोल्यूशन हो सकती है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, मतलब किसी भी किस्म का अच्छा बुरा चेंज होता है, उसको किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड करते हैं, उस सब को हम पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इकोलॉजी जो है वो एक वाइडर रेंज का टॉपिक है, और जिसके अंदर हम इकोसिस्टम, जो डिफरेंट डायनामिक्स, मतलब जो चेंजेस आती हैं, उन सबको स्टडी कर रहे होते हैं। चेंजेस किस में आती हैं? ऑर्गेनिजम्स में आती हैं। और जो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है उसके अंदर हम स्पेसिफिकली बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज को देखते हैं, जो किसके नतीजे में आते हैं? इन्वायरमेंटल चेंजेस के नतीजे में पैदा हो रहे होते हैं। राइट, नाउ द थर्ड वन ब्रांच इज माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम आम आँख से नहीं देख सकते। उनको हम देखने के लिए हमें कोई मैग्नीफाइंग लेंस चाहिए, या हमें माइक्रोस्कोप्स चाहिए होती हैं। तो जैसा कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, हम इनको वैसे नहीं देख सकते। हमें इनको, इनके स्ट्रक्चर्स को, इनके डिफरेंट मोड्स को स्टडी करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ती है। हम इन्हें वैसे नहीं देख सकते। तो इनकी जो स्टडी होती है उसको हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ रहे होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ फ्रेश वाटर बायोलॉजी। इसके अंदर हम उन ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं जो फ्रेश वाटर बॉडीज़ में रहते हैं, मतलब ताज़ा पानी में रहते हैं। आप ये सोच रहे होंगे, तो ऐसी बॉडीज़, ऐसे चैनल्स जिनके अंदर फ्रेश वाटर प्रेजेंट होता है, उनके अंदर सॉल्ट की क्वांटिटी बहुत ही कम होती है, जैसा कि लेक्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स वगैरह हो गई। नेक्स्ट वन इज़ मरीन बायोलॉजी। ये किस तरह से फ्रेश वाटर से डिस्टिंग्विश करती है कि मरीन के अंदर वो वाटर बॉडीज़ आ जाती हैं जिनके अंदर सॉल्ट बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जैसे कि ओशंस, सीज वगैरह हो गए। ठीक है, तो इनके अंदर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स का जो भी स्ट्रक्चर होता है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, या मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, या जो भी उनकी डिटेल्ड जो स्टडी होती है, उस सबको हम मेरीन बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। देन देर इज पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स जिनको रहने के लिए किसी होस्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसके अंदर हम होस्ट और पैरासाइट का रिलेशनशिप देख रहे होते हैं। हम देखते हैं किस तरह से ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बना के रखते हैं। हम देखते हैं किस तरह से पैरासाइट का मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन काम कर रहा होता है, किस तरह से जो पैरासाइट्स हैं वो खुद तो फूड और शेल्टर ले रहे होते हैं होस्ट से, लेकिन बदले में उनको नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। होस्ट को तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन खुद ही उनसे पूरा पूरा फ़ायदा ले रहे होते हैं। तो इस ब्रांच के अंदर हम पैरासाइट्स को पर्टिकुलरली फोकस करते हैं। Then there is human biology, which is specifically considered for humans, man.
ह्यूमन बीइंग्स, राइट? हम देखते हैं कि जो ह्यूमंस हैं उनकी एनाटमी क्या है, उनकी मॉर्फोलॉजी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, उनके मुतालिक एक एक इंफॉर्मेशन, जो फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, जैसे वो दिखते हैं, जो उनके अंदर प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, उन सब को हम स्टडी करते हैं। और वो ख़ास तौर पे किसके होते हैं? ह्यूमंस के, ह्यूमन बींग्स के। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ सोशल बायोलॉजी। आप लोगों ने ये वर्ड तो बहुत ज़्यादा सुना होगा कि फ़लाँ बंदा बड़ा सोशल है, मतलब कि लोगों से बहुत मिलता जुलता है, घुलता मिलता है, कम्युनिकेट करता है। तो हम ये देखते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो किस तरह से दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ कम्युनिकेट करता है, उसका सोशल बिहेवियर कैसा है। तो इस सब को हम पढ़ते हैं सोशल बायोलॉजी के ब्रांच के अंडर। द लास्ट वन इज़ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत ही ज़्यादा आजकल यूज़ होने वाली फ़ील्ड है और आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर मज़ीद एडवांसमेंट्स आती जा रही हैं। ये ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम जीन्स को यूज़ करते हैं, हम बहुत से आर्टिफिशियल मेथड्स को यूज़ करके एक अपनी कह सकते हैं आपके फॉर द वेलफेयर ऑफ मैन काइंड हम इस फील्ड को यूज़ करते हैं। एक ऑर्गेनिज़म को दूसरे ऑर्गेनिज़म के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि अगर हम किसी भी ऑफ सीज़न किसी प्लांट को ग्रो करवाना चाहते हैं और उसके कोई, या हम अपनी कोई रिक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स लेना चाहते हैं किसी प्लांट के अंदर, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो हम वो सब करवा सकते हैं। जैसे हम जीन क्लोनिंग का जैसे प्रोसेस पढ़ते हैं, उसके अलावा जितनी भी ये रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशंस हो रही होती हैं, और ये जितनी भी आर्टिफिशियल ये जो टेक्निक्स हैं ना, जिनके थ्रू हम बड़े स्केल पे कोई चीज़ ग्रो करवा सकते हैं जो इंसानों को भी हेल्प आउट करती है और इंडस्ट्रीज़ को भी उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, उसे हम पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है। ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप सो आप लोगों को ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है या आपको कोई बात समझ में नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। If you like this video, hit the like button, do subscribe it and share it with your family and friends. See you in next video. Thanks for watching.